हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं वर्ण विचार। वर्ण विचार का ये टॉपिक सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, जिसमें भी हिंदी आती है। खास करके ये टॉपिक है, ये सब इंस्पेक्टर के लिए, राजस्थान सब इंस्पेक्टर यानी एसआई के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि जिस तरह के क्वेश्चन सब इंस्पेक्टर में पूछे जाते हैं उस तरह के क्वेश्चन भी मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं। तो वो क्वेश्चन है वो लास्ट में आपको मिलेंगे। जिस तरह के इंक्लूड क्वेश्चन मैंने किए हैं, जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं सब इंस्पेक्टर में, वो आपको लास्ट में मिलेंगे। शुरू में आपको इजी क्वेश्चन मिलेंगे। तो इस तरह से 10 से 15 क्वेश्चन है वो शुरू में इजी रहेंगे, फिर लेवल बढ़ता जाएगा। तो देखते हैं, शुरू करते हैं। स्पर्श व्यंजन की संख्या होती है, तो स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है, क से लेकर मैं तक। स्वर होते हैं 11 होते हैं स्वर। मानक हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? तो मानक हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण कितने होते हैं? 52 होते हैं। जबकि सीधा पूछे कि हिंदी में कुल वर्ण कितने होते हैं, तब आपको 44 करने हैं। संयुक्त व्यंजन होते हैं 4 होते हैं, आपके सामने लिखे हुए हैं संयुक्त व्यंजन। ये 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। अयोगवाद स्वर होते हैं, अयोगवाद स्वर 2 होते हैं, अंग और अ। ये अंग और अ है, ये 2 अयोगवाद स्वर होते हैं। इसके अलावा कोई और अयोगवाद स्वर नहीं होता, ये सिर्फ 2 ही होते हैं। कुल व्यंजन होते हैं 33 होते हैं। ह्रस्व स्वर संख्या में कितने होते हैं? ह्रस्व स्वर 4 होते हैं, ए ई उ री। ये ह्रस्व स्वर संख्या में 4 होते हैं। ह्रस्व स्वर को ही मूल स्वर और लघु स्वर भी कहते हैं। स्वरों की मात्राएं 10 होते हैं, हमेशा याद रखिए, स्वरों की मात्रा 10 ही होते हैं। जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय वायु नाक और मुख दोनों से बाहर निकलती है, तब उसे अनुनासिक कहते हैं। अनुनासिक क्या होता है? जब वायु मुख और नाक दोनों से निकले तब उसे अनुनासिक कहते हैं। ये आपके सामने चिन्ह दिया हुआ है, बताइए किस ध्वनि का ये चिन्ह है? तो ये आगत ध्वनि का चिन्ह है। जैसे डॉक्टर में होता है, डॉक्टर लिखते हैं तो डॉक्टर में आगत ध्वनि का चिन्ह आता है ना ऊपर, तो इस तरह से इसमें भी चंद्र बिंदु सा ऊपर आता है, ये आगत ध्वनि का चिन्ह है। चंद्र सा आता है ना, चंद्र बिंदु नहीं, चंद्र सा आता है। चंद्र बिंदु तो वो अनुनासिक हो जाएगा इस तरह से। अगला क्वेश्चन देखिए। जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु मुख के किसी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती है, मतलब अंशतः स्पर्श करती है अर्थात कम स्पर्श करती है, उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन होते हैं 4, य र लव। ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। लेकिन आप इतने से काम नहीं चलेगा, अब सब इंस्पेक्टर में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं कि अंतस्थ व्यंजन का अन्य नाम क्या है? ईसत विपरीत। अंतस्थ व्यंजन का अन्य नाम क्या है? ईसत विपरीत। जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु मुख के किसी भाग से रगड़क खाते हुए संघर्ष करती हुई निकलती है, उसे उष्म व्यंजन कहते हैं। उष्म व्यंजन भी 4 होते हैं, स है। इस उष्म व्यंजन का अन्य नाम है ईसत स्पृष्ट। देखिए, अंतस्थ व्यंजन का अन्य नाम है ईसत विपरीत और उष्म व्यंजन का अन्य नाम है ईसत स्पृष्ट। स्पर्श के आधार पर व्यंजनों के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं स्पर्श के आधार पर। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन। श्वास वायु के आधार पर व्यंजन के 2 भेद होते हैं, अलप्राण महाप्राण। जिन वर्णों के उच्चारण में वायु की मात्रा कम लगती है अलप्राण, और जिन वर्णों के उच्चारण में वायु की मात्रा अधिक लगती है उसे महाप्राण कहते हैं। जब एक व्यंजन अपने ही जैसे दूसरे व्यंजन से मिलता जुलता होता है, जब एक व्यंजन अपने ही जैसे दूसरे व्यंजन से मिलता जुलता होता है, तब उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। द्वित्व व्यंजन का उदाहरण देखिए, जैसे पक्का तो क और का, बच्चा च और चा, कच्चा च और चा, छिन न और न, भिन न और न, कट्टा ट और टा। इस तरह पक्का, पच्चा, कच्चा, छिन, भिन, कट्टा, सट्टा, इस तरह के द्वित्व व्यंजन होते हैं। हिंदी में जब एक स्वर रहित व्यंजन होता है और एक स्वर रहित व्यंजन होता है, अब दोनों आपस में मिल जाते हैं तो इसे कहते हैं संयुक्ताक्षर। निम्न में से संयुक्ताक्षर का उदाहरण है वक्त, स्वाधीन, विस्थापित, उपयुक्त सभी। तो ये सभी संयुक्त अक्षर के उदाहरण है। पूछा जा सकता है आपसे, निम्न से संयुक्त अक्षर का उदाहरण है, तो वक्त भी है, स्वाधीन भी है, विस्थापित भी है। हमें डेफिनेशन देखिए हमें कि
एक तो स्वर रहित व्यंजन होता है, एक स्वर सहित व्यंजन होता है, दोनों आपस में मिलते हैं तो संयुक्त अक्षर बन जाता है। निम्न में से असत्य कथन छांटिए। जब स्वर रहित र को अपने से आगे वाले वर्ण के ऊपर लगाया जाता है तो उसे रेप कहते हैं, ये सही है। र से पूर्व कोई भी स्वर रहित व्यंजन होने पर, र से पूर्व कोई भी स्वर रहित व्यंजन होने पर र उसके पैरों में लगाया जाता है, ये भी सही है। ट तथा ड के साथ र का प्रयोग होने पर र उनके नीचे दो तिरछी रेखाओं के रूप में प्रयोग किया जाता है, ये भी सही है। ट्रक, ड्रामा, ट्रेन, रेप के उदाहरण है, ये गलत है। तो इस तरह के क्वेश्चन है अब सब इंस्पेक्टर में पूछे जाने लगे हैं, तो याद रखें। ऑप्शन ए कह रहा है कि जब स्वर रहित र को अपने से आगे वाले वर्ण के ऊपर लगाया जाता है, अपने से आगे वाले वर्ण के ऊपर लगाया जाता है तो उसे रेप कहते हैं। र से पूर्व कोई भी स्वर रहित व्यंजन होने पर, र से पूर्व कोई भी स्वर रहित व्यंजन होने पर र को उसके पैरों में लगाया जाता है। ट तथा ड के साथ र का संयोग होने पर र उनके नीचे दो तिरछी रेखाओं में लगाया जाता है। जैसे कि ऑप्शन स का उदाहरण देखें तो ट्रक, ड्रामा, ट्रेन ये हो जाता है, लेकिन ये रैप के उदाहरण नहीं है, क्योंकि रैप का उदाहरण होता तो ऑप्शन नंबर ए को फॉलो करता है, ये एक को फॉलो कर ही नहीं रहा है, इसलिए द गलत है। असत्य छांटे। क वर्ग तालव्य में आता है, ये गलत है, कंठे में आता है। प वर्ग ओष्ठ्य में आता है, सही है। ट वर्ग मूर्धन्य में आता है, सही है। च वर्ग तालव्य में आता है, ये सही है। अगला क्वेश्चन, अलप प्राण के बारे में सत्य कथन छांटना है। तो देखिए, अलप प्राण के बारे में असत्य कथन छांटना है, ये सत्य भूल से लिखा गया है। असत्य कथन आपको छांटना है। पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण अलप प्राण में आता है, ये सही है। अलप प्राण व्यंजन आते हैं, अंतस्थ व्यंजन आते हैं अलप प्राण में, तो ये तो सही है। उस व्यंजन आते हैं, ये गलत है। अलप प्राण में व्यंजन आते हैं तो व्यंजन तो आते ही हैं, है ना। पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण आता है, ये व्यंजन ही तो है, तो व्यंजन भी आते हैं अलप प्राण में। अंतस्थ व्यंजन आते हैं, ये भी सही है। उस व्यंजन आते हैं, ये गलत है। असत्य छांटना तो सत्य भूल से लिखा गया, मैंने लिख ऊपर पढ़ भी दिया, असत्य छांटना है, असत्य ये हो गया। महाप्राण के बारे में असत्य छांटना है। दूसरा, चौथा वर्ण आता है महाप्राण में, ये सही है। अंतस्थ व्यंजन आते हैं, ये गलत है, क्योंकि महाप्राण में तो उस व्यंजन आते हैं, अंतस्थ व्यंजन नहीं आते हैं, तो ऑप्शन ब गलत हो जाएगा। जिस ध्वनि समूह का उच्चारण श्वास के एक ही आघात में कर दिया जाता है उसे अक्षर कहते हैं। जिस ध्वनि समूह का उच्चारण श्वास के एक ही सवाघात में कर दिया जाता है उसे सवाघात नहीं, सवराघात। सवराघात का मतलब एक ही सवराघात का मतलब एक ही स्वर में कर दिया जाता है उच्चारण, वो अक्षर होते हैं, सही है। किसी भी ध्वनि के उच्चारण में लगने वाले समय के अंश को, क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ेगा, इसमें 90% छात्र है वो गलती करके आते हैं। इतना इजी क्वेश्चन होता है ये, इतना इजी क्वेश्चन होता है, और इसमें भी 90% छात्र हैं वो गलती करके आ जाते हैं। तो इजी से इजी क्वेश्चन को आप हल्के में मत ले, बहुत भारी पड़ेगा। तो देखिए, किसी भी ध्वनि के उच्चारण में लगने वाले समय के अंश को मात्रा कहते हैं। उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के भेद होते हैं दो, मूल स्वर जिसे लघु स्वर भी कहते हैं, और संधि स्वर। तो उत्पत्ति के आधार पर आपसे पूछा जाएगा कि कितने भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के दो भेद होते हैं, मूल स्वर या लघु स्वर, या इसे संधि स्वर भी कहते हैं। संधि स्वर के भी आगे दो भेद होते हैं। आगे देखिए, असत्य छांटना। स्वर के बारे में, स्वर के बारे में असत्य छांटना आपको। सभी स्वर अक्षरिक होते हैं, ये सही है। सभी स्वर अक्षरिक होते हैं, ये सही है। सभी स्वर घोष होते हैं, ये सही है। तीसो पांत है स्वर सगोसा, तीसो पांत है स्वर सगोसा। तीसरा, चौथा, पांचवा है शब्द जो है आता ना, स है, तो स है आता ना, वो है अकेला है, वो भी घोष में आता है, और सभी स्वर आते हैं। सभी स्वर अलप्राण होते हैं, तो ये बात भी सही है। सभी स्वर अलप्राण भी होते हैं, सभी स्वर सघोष होते हैं,
11 स्वरों की मात्रा होते हैं, नहीं स्वरों की मात्रा तो 10 ही होती है। ऑप्शन द गलत हो जाएगा। अनुस्वार से संबंधित असत्य कथन छांटिए। अनुस्वार का प्रयोग कभी कभी शब्द के अंत में होता है। इस तरह के क्वेश्चन सब इंस्पेक्टर में आते हैं। तो देखिए, अनुस्वार का प्रयोग कभी कभी शब्द के अंत में होता है, सही है। अनुस्वार का प्रयोग स्वर एवं व्यंजन के बीच में भी होता है, यह भी सही है। अनुस्वार युक्त शब्द तद्भव होते हैं, नहीं, अनुस्वार युक्त शब्द तत्सम होते हैं। अनुस्वार स्वर एवं व्यंजन से पृथक ध्वनि है, यह भी सही है। अनुनासिक से संबंधित असत्य छांटना है। अनुनासिक एक संतर्त वर्ण है, यह गलत है, संतर्त वर्ण नहीं है अनुनासिक। अनुनासिक के अंतर्गत चंद्र विद्युत चिन्ह आता है, यह सही है। अनुनासिक स्वरों का ध्वनि गुण है, यह भी सही है। इस तरह की जब लाइन आती है अनुनासिक स्वरों का ध्वनि गुण है, तब इस तरह के क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करते हैं और क्वेश्चन गलत करवा देते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं सब इंस्पेक्टर में। अनुनासिक का उच्चारण नासिका और मुख दोनों से होता है, ये सही है। याद रखें, अनुनासिक तद्भव की श्रेणी में आता है, अनुस्वार तत्सम की श्रेणी में आता है। याद रखें, अनुस्वार तत्सम की श्रेणी में आता है और अनुनासिक तद्भव की श्रेणी में आता है, ये आप पक्का याद रखें। संधि स्वर के भी उपभेद होते हैं, मैंने पहले ही कहा था संधि स्वर के भी अपने आप उपभेद होते हैं। जैसे स्वरों के 2 उपभेद होते हैं, मूल स्वर और संधि स्वर। आगे जाकर संधि स्वर के भी 2 उपभेद हो जाते हैं, एक दीर्घ स्वर और एक सुक्त स्वर। याद रखें, स्वरों के 2 भेद होते हैं, लघु स्वर, मूल स्वर और संधि स्वर। आगे जाकर संधि स्वर के 2 उपभेद हो जाते हैं, दीर्घ स्वर और सुक्त स्वर। दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं आपको पता ही है। अब हम देख लेते हैं सुक्त स्वर। भिन्न भिन्न स्थानों से उच्चारित 2 विजातीय स्वरों के योग से निर्मित स्वर क्या कहलाते हैं? सुक्त स्वर कहलाते हैं। दीर्घ स्वर वो होते हैं ए प्लस ए बराबर आ, ए प्लस ए बराबर बड़ी ए, ओ प्लस ओ बराबर बड़ा ओ, बहुत दीर्घ स्वर में आ जाते हैं। सुक्त स्वर में क्या आ जाते हैं, जैसे ए प्लस ए प्लस ओ, इस तरह के जो आते हैं वो सुक्त स्वर में आ जाते हैं। तो भिन्न भिन्न स्थानों से उच्चरित 2 विजातीय स्वर, विजातीय स्वर का मतलब भिन्न भिन्न स्वर, ए प्लस ए ऐसे के योग से निर्मित स्वर है वो सुक्त स्वर कहलाते हैं, ये सही है। निम्न में से दीर्घ स्वर है, निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है? ऑप्शन 1 में दे रखा है ई, ऑप्शन 2 में दे रखा है ऊ, ऑप्शन 3 में दे रखा है ए, ऑप्शन 4 में दे रखा है ओ। तो देखिए ए और ओ तो ये तो सुक्त स्वर है, ए और ओ तो सुक्त स्वर है, ई लघु स्वर है और ऊ है वो दीर्घ स्वर। ऑप्शन ब हो जाएगा। उच्चारण समय के आधार पर 3 उपभेद, तो उच्चारण के आधार पर, उच्चारण समय के आधार पर स्वरों के 3 भेद होते हैं। उच्चारण समय के आधार पर 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, पलुत्य स्वर। पलुत्य स्वर का प्रयोग वैसे किया नहीं जाता है, वैसे मूल रूप से 2 ही प्रकार होते हैं। पलुत्य स्वर का प्रयोग है संस्कृत का एक प्रकार से ये। निम्न में से उदासीन स्वर है, तो उदासीन स्वर ओनली और ओनली सिर्फ एक है, वो है ए। ऑप्शन सी हो जाएगा ए, वो उदासीन स्वर है। असत्य छांटिए। जीवा की स्थिति पर स्वरों के 3 भेद होते हैं, सही है, अगर, पस और मध्य। अगर में होता है ए, आ, ए, आई। मध्य में होता है ए और बाकी बच जाते हैं वो पस में आ जाते हैं। मुख खोलने की स्थिति पर स्वरों के 4 भेद होते हैं, संवृत, अर्धसंवृत, विवृत, अर्धविवृत। संवृत में आ जाता है ए, आ, उ। विवृत में आ जाता है आ। अर्धसंवृत में आ जाता है ए, ओ और अर्ध विवृत स्वर में आ जाता है बाकी। मांसपेशियों की दृढ़ता के आधार पर स्वरों के 3 उपभेद होते हैं। आगे देखिए, स्पर्श संघर्षी व्यंजन होते हैं, तो स्पर्श संघर्षी व्यंजन चयवर्ग, जी हाँ चयवर्ग है वो स्पर्श संघर्षी व्यंजन में आता है। चयवर्ग स्पर्श संघर्षी व्यंजन में आता है, सवर्ग स्पर्श संघर्षी व्यंजन में नहीं आता। कई ये भी सोच लेते हैं कि औसम व्यंजन होते हैं वो स्पर्श संघर्षी व्यंजन में भी आते होंगे, नहीं आते हैं। स्पर्श संघर्षी व्यंजन में सिर्फ च वर्ग आता है। स क्या है? स क्या है? तो ये ओस व्यंजन है।
स क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ उस व्यंजन के कैटेगरी में आएंगे, अर्ध स्वर है। ऑप्शन ए में है स, ऑप्शन ब में है ये, ऑप्शन स में है ये और वह, और ऑप्शन 4 में है वह और स। तो ये और वह वो अर्ध स्वर में आते हैं। इसे संघर्षहीन व्यंजन भी कहते हैं। संघर्षहीन अर्ध स्वर में आते हैं, इसे संघर्षहीन स्वर भी कहते हैं। अर्ध स्वर में क्यों आते हैं? अर्ध स्वर में इसलिए आते हैं क्यों इसके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है और ये बहुत ही कम है, ये संघर्षी नहीं होते हैं, बिल्कुल भी आराम से बोल सकते हैं, इसलिए अर्ध स्वर में आ जाते हैं। क्योंकि अर्ध स्वर क्यों है? तो इसका मतलब ये अर्ध व्यंजन है। अर्ध व्यंजन और अर्ध स्वर दोनों की कैटेगरी में ये और वह आता है। ड और ढ, ड और ढ ये जो उत्क्षिप्त व्यंजन है, इन्हें द्विगुणित वर्ण भी कहते हैं। याद रखिए, इन्हें ही द्विगुणित वर्ण भी कहते हैं। अक्सर पूछ लिया जाता है निम्न से द्विगुणित वर्ण कौन सा है? ढ ये अलप्राण और ढ ये महाप्राण है। तो ड ये अलप्राण और ढ ये महाप्राण है। ड ये वत् से है और ढ ये मूर्धन्य है, ये भी सही है। इन्हें ईसत स्पृष्ट भी कहा जाता है, ये गलत है। ईसत स्पृष्ट उस व्यंजन को कहा जाता है जो कि हम पीछे पढ़ चुके हैं, नीचे भी दे रखा है। उस व्यंजन को ईसत स्पृष्ट व्यंजन कहते हैं। तो ये पर्सन वेरी इंपॉर्टेंट है, खास करके सब इंस्पेक्टर के लिए। तो देखिए, ड और ढ इन्हें द्विगुणित वर्ण कहते हैं। ड अलप्राण है और ढ महाप्राण है। याद रखना, ड अलप्राण है और ढ महाप्राण है। ड वत् से है और ढ मूर्धन्य है। ड वत् से है और ढ मूर्धन्य है। ऑप्शन द इन्हें ईसत स्पृष्ट कहते हैं, ये गलत है। आगे देखिए, यह अलावा क्या है? तो यह अलावा क्या है? अघोष है क्या? नहीं, अघोष नहीं है। यह अलावा अघोष नहीं है, बल्कि यह अलावा सघोष है, सघोष में आता है। अगर मैं यहाँ पे अलप्राण आता तो अलप्राण में यह अलावा आता है, जबकि सघोष में यह अलावा आता है। तो इसका आंसर ब हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, सघोष के बारे में असत्य छांटिए। अब जिस तरह के क्वेश्चन सब इंस्पेक्टर में आजकल पूछे जा रहे हैं, आजकल के एग्जामों में पूछे जा रहे हैं, वैसे क्वेश्चन आगे अब और आ रहे हैं। देखिए, सघोष में तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आता है। तो सघोष में तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आता है, ये सही है। इसमें अंतस्थ व्यंजन आते हैं। सघोष में यह अलावा आता है सघोष में, तो ये सही है। इसमें सभी स्वर आते हैं। सघोष में सभी स्वर आते हैं, ये भी सही है। इसमें आधे स्वर आते हैं, सभी नहीं, यह गलत है। सभी स्वर आ जाते हैं सघोष में। तो अघोष के बारे में असत्य छांटिए। इसमें पहला व दूसरा वर्ण आता है, ये तो सही है। अघोष में स आता है, ये भी सही है नहीं आता। याद रखिए, अघोष में है नहीं आता। वो गलती आपसे यही तो करवाएगा, स है दे देगा और बस टूट पड़ेंगे सब। है तो कोई देखेगा नहीं, स ये देखेंगे, है तो देखेगा नहीं, और टूट पड़ेंगे सब, और 90% है वो गलत करके आ जाएंगे। तो ये गलती नहीं करनी आपको। अगला देखिए, इन्हें सामान्य स्वर भी कहते हैं। ये सामान्य स्वर ये क्या है? अरे ये क्या आ गया? इन्हें सामान्य स्वर भी कहते हैं, ये गलत है। अघोष को नहीं, सघोष को सामान्य स्वर कहते हैं। आगे देखिए, इनमें कोई असत्य नहीं। असत्य किस नहीं? ऑप्शन से गलत है, क्योंकि इन्हें सामान्य स्वर नहीं कहते हैं, ये गलत है। आगे अलप्राण के बारे में असत्य छांटिए। प्रत्येक वर्ग तीसरा चौथा पांचवा आता है, नहीं। अलप्राण में तो भाई विषम आता है, पहला तीसरा पांचवा आता है। ऑप्शन ब देखिए, इसमें प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा वर्ण आता है, ये सही है। तीसरा चौथा पांचवा, तो तीसरा चौथा पांचवा तो अघोष में आता है। सभी स्वर आते हैं। अलप्राण में सभी स्वर आते हैं, सही है। सघोष में भी सभी स्वर आते हैं। सघोष में आते हैं एक तो सभी स्वर, और एक अलप्राण में आते हैं सभी स्वर। अंतस्थ व्यंजन आते हैं, तो अलप्राण में अंतस्थ व्यंजन आते हैं, सही है। ड अलप्राण के अंतर्गत आता है। ड
अल्प प्राण के अंतर्गत आता है, ये सही है। महाप्राण के बारे में असत्य कथन छांटिए। प्रत्येक वर्ग का दूसरा व चौथा वर्ण आता है, ये तो सही है। उस व्यंजन आते हैं, ये भी सही है। संयुक्त वर्ण भी शामिल है महाप्राण में। क्या संयुक्त वर्ण शामिल है? क्या महाप्राण में संयुक्त वर्ण शामिल है? इस तरह के क्वेश्चन आएंगे अब सब इंस्पेक्टर में। जी हाँ है, सभी स्वर आते हैं, नहीं सभी स्वर तो अल्प प्राण में आते हैं। ऐस सुमेलित छांटिए। कंठे में ए आ सही है, तालवे में ए सही है, मूर्धन्य में री आता है, ओ आ नहीं आता, ये ओष्टे में आता है ना, कंठोष्टे, कंठ और प्लस ओष्ट, ओ आ उसमें आता है। कंठ तालवे में ए आई आता है, तो ये तो सही है, कंठ है तालवे में ए आई आता है। और एक होता है दंतोष्ठ जिसमें फै और वह आता है। आगे देखिए क्वेश्चन भी आ गया, वह एवं फै का व्यंजन है, वह एवं फै व्यंजन है, दंत प्लस ओष्ठ। देखिए दंतोष्टे में क्या होता है, कई बार ये पूछा जा चुका है। दंतोष्टे में ऊपर के दांत और निचला होठ, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ऊपर के दांत, ऑप्शन कैसे आएंगे देखिए, ऊपर के दांत, निचला होठ, ऊपर के दांत, ऊपरी होठ, नीचे का होठ, नीचे के दांत, नीचे के होठ, ऊपर के दांत, या ऊपर के होठ, नीचे के दांत। तो इस तरह से ऑप्शन आएंगे घुमा फिरा कर। तो याद रखना, ऊपर का तो दांत होता है और नीचे के होठ होते हैं, तभी दंतोष्ठे होता है ये। तो इस तरह पूछा जा सकता है, इस तरह क्वेश्चन बहुत आते हैं। यहाँ पे सुमेलित कीजिए। कंठ में है, याद रखना है, कंठ में है आता है। एक तो सगोश में है आता है। कांकले विवरण पूछा जाएगा, कांकले वर्ण, तो कांकले वर्ण में भी है आता है, कंठे में भी है आता है, और सगोश में भी है आता है। याद रखना, तालवे में ये और श आता है, सही है। मूर्धन्य में र और श आता है, सही है। दंते में ल और श आता है, सही है। सभी आपस में सुमिलित हैं। तो कंठे में क्या आता है आता है, कंठे में है आता है, तालवे में ये और श आता है, मूर्धन्य में र और श आता है, दंते में ल और श आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, असुमिलित छांटिए मुख्य विवर के आधार पर। तो संवरित स्वर ये मैं बता चुका हूँ, फिर भी बता देता हूँ। संवरित स्वर में ए उ ये सही है। अर्ध संवरित में ए ओ ये भी सही है। विपरीत में ए आ ये गलत है, क्योंकि विपरीत में आ तो आता है, क्योंकि विपरीत का मतलब है पूरा मुख खुलना, तो ये तो आता है सीधा। कई बार डेफिनेशन पूछ लेते हैं, सत्य असत्य छांटे डेफिनेशन पूछ लेते हैं, तो पूरा मुंह खुलता है तब आ आता है, तब पूरा मुंह खुलता है तब उसे विपरीत कहते हैं। संवरित स्वर क्या होता है? संवरित स्वर वो होता है जिसमें मुख बहुत ही कम खुलता है। सबसे कम मुख किसमें खुलता है? सबसे कम मुंह है संवरित स्वर में खुलता है, इसमें मुंह बहुत ही कम खुलता है, इसे संवरित स्वर कहते हैं। लगभग बंद सा ही रहता है, मुख बहुत कम खुलता है। विपरीत में मुंह पूरा ही खुल जाता है, इसे कहते हैं। जब आपको दो याद हो जाते हैं तो बाकी अपने आप याद हो जाएंगे। अर्ध संवरित में ए ओ आता है, सही है। अर्ध विपरीत में आई औ आता है, ये भी सही है, लेकिन ए है ये विपरीत में नहीं, विपरीत में सिर्फ एक ही आता है आ। ए है वो अर्ध विपरीत में आता है, ए अर्ध विपरीत में आता है। आगे देखिए, सुमेलित कीजिए। अगर स्वर में ई ए आई ये सही है। मध्य स्वर में ए ये भी सही है। पश्च स्वर में आ ओ ये भी सही है। पश्च स्वर में उ ओ औ ये भी सही है। सभी आपस में सुमेलित हैं। तो देखिए, अगर स्वर में ई ए आई, मध्य में ए, पस में बाकी पस में आ जाएंगे, बाकी सभी पस में आ जाएंगे। देखिए, अगर स्वर में ई, आगत स्वर किस में आएगा? आगत स्वर किस में आएगा? तो आगत स्वर भी पस स्वर में ही आ जाएगा। असुमेलित छांटी, और सबसे मोस्ट क्वेश्चन ये है, और सब इंस्पेक्टर के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट आ सकता है। ड वर्ण, ड वर्ण ये उत्सिप्त भी होता है, मूर्धन्य भी होता है, महाप्राण भी होता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो ड वर्ण उत्सिप्त भी होता है, मूर्धन्य भी होता है, और महाप्राण में भी आ जाता है। अनुनासिक, अनुनासिक अल्पप्राण के अंतर्गत आते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, सगोश में आता है, वेरी इंपॉर्टेंट। और उस व्यंजन में अल्पप्राण नहीं, उस व्यंजन तो महाप्राण में आते हैं, तो ये तो गलत है ही। विसर्ग भी महाप्राण में आता है,
याद रखिए, विसर्ग महाप्राण में आता है, याद रखना। अनुनासिक अलप्राण में आता है, विसर्ग महाप्राण में आता है, याद रखना। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस तरह से सब इंस्पेक्टर से संबंधित भी क्वेश्चन हमने देखे जो कि इंपॉर्टेंट है। एक तो 53 नंबर क्वेश्चन है ये 53, ये सब इंस्पेक्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये 49 क्वेश्चन, ये भी सब इंस्पेक्टर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। 50 नंबर ये भी इंपॉर्टेंट है। ये 44 क्वेश्चन नंबर, ये सब इंस्पेक्टर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। डायल प्राण के अंतर्गत आता है, तो इस तरह का क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है काफी। अर्ध स्वर है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सपर संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं, ये 42 नंबर क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अनुस्वार से संबंधित असत्य छांटिए, अनुनासिक से संबंधित असत्य छांटिए, ये 2 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। तो सब इंस्पेक्टर के लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। धन्यवाद।